गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिन फ्रॉड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th में हम लोग मैथ्स चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग आइए प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 1.1 समाप्त किया था। आइए हम लोग 1.2 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ओके, चलिए नंबर 1, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या याद करिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का संगम होता है रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संगम क्या होता है? या समूह, दोनों परिमेय और अपरिमेय का जो समूह होता है वही रियल नंबर, वास्तविक संख्या होती है। तो ये कहना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यस, ये बात क्या है? सत्य है। और यह भी कह दे कि प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, तो यह भी बात क्या है? सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर उल्टा पूछ ले कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो बताइए क्या यह बात सत्य है? नहीं, क्योंकि ये कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी तो शामिल होगा। तो ये कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर एक परिमेय संख्या होती है, असत्य। ये कह दिया जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य। दोनों मिलकर होंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर रियल नंबर वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन अगर इस तरह से पूछे कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, यस, जितनी भी परिमेय होती हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात क्या हो गया? सत्य हो गया। ओके, चलिए दूसरा नंबर कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। संख्या रेखा है। संख्या रेखा मतलब ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है वो संख्या रेखा हो जाती है। तो इस संख्या रेखा पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये बिंदु ये जितने बिंदुओं से मिलकर बना है यह रेखा, इसका प्रत्येक बिंदु कह रहा है रूट m के रूप का होता है। रूट m के रूप का होता है। यह बात क्या हो गई? असत्य। दूसरा जो ऑप्शन आया वो क्या है? असत्य है। पूछा जाए आपसे कारण क्या है? तो आप ये देखिए, जो संख्या रेखा होती है 0 इधर की ओर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और इधर की ओर निगेटिव संख्याएं होती हैं। ओके, कोई भी संख्या है वो रूट m अर्थात वर्गमूल, जैसे 4 इसका वर्गमूल क्या आएगा? 2। संख्या रेखा पर 1 2 यहाँ हो सकती है। 9 ले लिया जाए तो ये आ जाएगा 3, तो 1 2 3 यहाँ होगा 3, यहाँ 2, यहाँ 1। ओके, अब इधर भी तो
जीरो के इधर निगेटिव संख्याएं होती हैं, यानी -1, -2, -3, -4, तो आप बताओ ऐसी कोई संख्या है जिसका वर्गमूल निकालो तो माइनस में आ जाए, क्योंकि संख्या रेखा पर निगेटिव संख्याएं भी होती हैं। तो अब आप बताइए कि वह संख्या लीजिए कि जिसका वर्गमूल निकालिए तो वो निगेटिव संख्या है। तो ऐसा संभव नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका कि वर्गमूल निकालें तो वो निगेटिव संख्या आए। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये हो सकता है -9। भैया कैसे होगा? करनी के अंदर माइनस आ गया तो अब ये काल्पनिक संख्या हो गई, ये वास्तविक संख्या नहीं है। ऐसी कोई संख्या संभव ही नहीं आपको बताया गया है। ओके, तो करनी के अंदर नेगेटिव संख्या क्या होती है? वो अपरिभाषित है, अर्थात ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं। अब कोई बोले कि -3 का वर्ग, ये लीजिए, ये तो होगा। तो आप ये सोचो कि ये -3 है और इंटू -3 है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, अर्थात 3 × 3। यह भी तो धन संख्या ही है, ऋण संख्या नहीं आई। ओके, तो इस तरह से हम कह देंगे कि चूंकि किसी संख्या का वर्गमूल निगेटिव नहीं होता है, अतः √m कोई संख्या प्रत्येक, यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु इस रूप में नहीं होगा। ओके, यह कहीं इस संख्या रेखा पर कहीं हो सकता है। यह √m, m के स्थान पे कोई भी संख्या आप ले लो, वो इस संख्या रेखा पर कहीं एक बिंदु ले सकता है, कोई एक बिंदु। जैसे आप देख रहे हो √9 है तो यहाँ पर एक बिंदु लिया, ये √4 है ये लिया। √2 लोगे तो होता है 1.414, ये 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा। √3 निकालोगे 1.732, तो ये 1 और 2, 1 2 के बीच में कहीं होगा। तो √m के रूप में अगर कोई संख्या है तो वह संख्या रेखा पर कहीं न कहीं उसका एक अद्वितीय बिंदु होगा, निश्चित बिंदु होगा। लेकिन यह कह दिया जाए कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, सभी बिंदु, ये क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी जितने बिंदु से ये मिलकर रेखा बनी है, सब इस रूप में होता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से कहता कि √m संख्या रेखा पर स्थित कोई बिंदु हो सकता है या है, तो ये बात सत्य हो जाती। लेकिन इसने कह दिया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु इसके रूप का होता है, तो ये बात क्या हो गया? सत्य। क्योंकि संख्या रेखा पर निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, संख्या रेखा पर निगेटिव संख्या होती हैं, और संख्या रेखा और ये जो √m है, अर्थात इसका वर्गमूल कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? असत्य। बात समझ में आ गया? कारण में क्या लिखोगे? क्योंकि किसी संख्या का वर्गमूल निगेटिव नहीं होता है, अतः ये कहना कि यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होगा, ये बात असत्य है। ओके, क्या लिया? ये तीसरा कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए आपको अभी पहले ही नंबर में बताया गया था, इधर वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय का जो समूह होता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय और अपरिमेय का संख्याओं का जो समूह होता है वही वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? कह रहा है एक अपरिमेय होती है। बताओ क्या ये बात सत्य है? तो नहीं, ये बात असत्य है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, जबकि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय नहीं होगी, ना ही प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल परिमेय होगी, नहीं होगा। लेकिन यह प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होगी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या केवल अपरिमेय नहीं होंगी, दोनों मिलकर होंगी। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय, तब सत्य हो जाएगा। ओके, तो ये भी आप लिख दोगे, कारण सहित लिखोगे। इसमें कारण क्या दोगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय एवं अपरिमेय दोनों का होता है, अतः यह कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय है, बात असत्य है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय मतलब ये √2, √3, पाई, √5, √7, √10, ये सभी क्या हैं? अपरिमेय हैं। क्या है? अपरिमेय हैं। तो कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं भैया, भैया चलो 2 है परिमेय, अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, लेकिन √4 क्या ये भी अपरिमेय है? तो नहीं, √4 कितना होता है? 1.2 होगा, पूरा आ गया, तो यह पूर्णांक है। ओके, अब √5 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, √8 अपरिमेय है, √9 क्या है? ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। ओके, √9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? तो क्या लिखोगे? नहीं। क्या लिख दोगे? नहीं। फिर कह रहा है उदाहरण दीजिए, बात समझ आ रहा है? फिर कह रहा है यदि नहीं, हाँ नहीं है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय नहीं बल्कि, तो लिखोगे क्या? नहीं। इसमें आंसर लिखोगे नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, सभी पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक यानी पॉजिटिव, ठीक है, इसके बीच में ये लिखना है, सभी पॉजिटिव पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ओके, अपरिमेय पूछ रहा है ना, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? √4 क्या है? 2 होगा, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। ओके, बस हो गया, ये सॉल्व हो गया आपका। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? √3 को कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, यानी संख्या रेखा पर निरूपित करने की बात कह रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग।
देखिए आप लोग छोटी कक्षाओं में संख्या रेखा अर्थात नंबर लाइन का निरूपण करना आप सीखे हैं। ओके, कैसे करते थे आप? संख्याओं को दिया जाता था, इधर 0, इधर सभी संख्याएं 1, इधर 2, ये बराबर बराबर दूरी पे ले लेते हैं 3, इधर 4, इस तरह से आगे, और इधर -1, ये -2, ये -3, इधर ये -4, डॉट डॉट डॉट। इधर संख्या मतलब जैसे नंबर 1 आ गया तो इस संख्या, इस लाइन पर, इस रेखा पर 1 को स्थान यहाँ मिला, 2 को यहाँ मिला, 3 को यहाँ मिला, 4 को यहाँ मिला, इसी तरह इधर। इसी तरह नेगेटिव अगर -3 है तो उसका स्थान यहाँ मिला। तो हम कह देंगे कि संख्या रेखा पर -3 कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है। -2 कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है। ठीक उसी प्रकार कह रहा है √5 कहाँ स्थित है? यहाँ पर। ठीक है, तो √5 कहाँ स्थित है? तो देखिए संख्या रेखा पर सभी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, संख्या रेखा पर जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या क्या क्या मतलब है? वास्तविक संख्या क्या क्या मतलब है? वास्तविक संख्या यानी सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या होता है। तो सभी यानी उसमें परिमेय भी और अपरिमेय भी। अब परिमेय का क्या मतलब हुआ? परिमेय का मतलब हो गया उसमें पूर्णांक भी आएगा और फ्रैक्शन भी आएगा, दशमलव संख्याएं भी आ सकती हैं। पूर्णांक में सभी धनात्मक भी आएगा, ऋणात्मक भी आएगा और 0 भी आएगा। तो इस तरह से परिमेय का मतलब क्या हो गया? पूर्णांक में पूर्णांक सभी, पूर्णांक यानी उसमें पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा। और दूसरा होता है परिमेय का भाग फ्रैक्शन, भिन्नात्मक संख्याएं, 1/2, 3/2, 17/3, ये सारी संख्याएं भी परिमेय होती हैं। ओके, और दूसरा पार्ट जो है वास्तविक संख्या का वो क्या है? अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय सभी का समूह वास्तविक संख्या होती है। और वो सभी वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु होता है, सबका अपना अपना एक अद्वितीय बिंदु होता है। ऐसा नहीं है कि संख्या रेखा पर एक बिंदु पर 2 संख्याओं को हम निरूपित कर देंगे, ऐसा नहीं होता। संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं का यानी प्रत्येक वास्तविक संख्याओं का अपना अपना स्थान होता है। ठीक है, जैसे √2 का, √2 को इस संख्या रेखा पर अगर दिखाना हो कि कहाँ है √2, तो इसका इस पर इसका मान क्या होगा? 1.414। तो 1 दशमलव मतलब 1, 4 1 4 दशमलव के बाद है यानी 2 के पहले, 1 और 2 के बीच में एक कोई निश्चित बिंदु है जहां पर ये स्थित है। ओके, इसी तरह √3 है, 1.732 होता है इसका मान। इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका 1.732 ये भी 1 और 2 के बीच में एक निश्चित बिंदु है, निश्चित स्थान है इसका इस संख्या रेखा पर। अब आप बता दो कि भैया √2 और √3 का एक ही बिंदु है, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग मान आ रहा है। इसलिए इन दोनों रेखाओं का इन दोनों संख्याओं का इस संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु होता है। तो टोटल में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या, उसमें परिमेय अपरिमेय दोनों की बात हो रही है। परिमेय का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक कोई हो, जैसे ये 1 2 3 4 5, इधर -1 2, ये पूर्णांक हो गया, 0 भी पूर्णांक है। दूसरा परिमेय भिन्नात्मक संख्या भी परिमेय होती है, 1.23, जैसे ये 1.23, ये क्या हो गया? 1.414, 1.414, ये क्या दशमलव संख्या है? तो ये क्या है? इनका भी एक निश्चित स्थान है,
इस संख्या रेखा पर। ओके, तो इस तरह से यह रेखा जो होती है वास्तविक रेखा भी इसको कह दिया जाता है। यानी सभी वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर अपना अपना एक निश्चित बिंदु होता है, इसलिए रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कह देते हैं। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि √5 का इस संख्या रेखा पर निश्चित बिंदु बताइए। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इस सवाल को मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग इधर अपना होमवर्क ले लीजिए। इसको आप करके और ग्रुप में भेजेंगे। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नंबर 1 √2, नंबर 2 √3, नंबर 3 √5, √7। इन सभी का मान आप लोग करके दिखाएंगे, यानी पूरा हल करके दिखाएंगे। ठीक है, यानी कैसे निकाले हो आप, किस मैथ कैसे निकाले हो। ये क्या है, वर्गमूल है, तो इसको वर्गमूल जैसे पूरा लगा के, ऐसा नहीं केवल बराबर इसका मान लिख दोगे बस, नहीं, पूरा कैसे सॉल्व की हो, पूरा डिटेल में सॉल्व करके और उसकी फोटो खींच करके नीचे अपना नाम लिख करके क्या करना है, आपको भेजना है ग्रुप में। ओके, तो ये आपको ये होमवर्क है। आइए हम लोग इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है। कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पहले नंबर लाइन खींचते हैं। आप लोग भी इसी तरह से खींच लोगे। पहले ध्यान से देख लीजिए और इस पर हम लोग बिंदु ले लेते हैं, एक बराबर दूरी लेते हैं। बराबर दूरी पर मैं क्या करता हूं, 5-5 सेंटीमीटर पर एक मान लेता हूं। ठीक है, 5-5 सेंटीमीटर पर ये क्या है, एक मैंने लिया और ये दूसरा है और ये तीसरा है और इधर भी एक और इधर भी और इधर भी। ठीक है, इस वाले को मैं लेता हूँ 0। आप क्या है, अपने कॉपी में 1-1 सेंटीमीटर पर या 2-2 सेंटीमीटर पर इस तरह से जो भी लीजिए आप पैमाना। मतलब मैं ले रहा हूँ एक खाना बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो एक खाना है, 2 खाना, 3 खाना, सभी क्या है 5-5 सेंटीमीटर का। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आगे भी इसी तरह। इधर -1, ये -2 और ये -3 है। ओके, चलिए इस तरह से ले लेना है आपको। अब कह रहा है कि इसको √5 को संख्या रेखा पर आपको दिखाना है। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको इस तरह से देखिए। आप सोचिए कि जैसे ये त्रिभुज अगर हम ले लें, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये अगर
एक समकोण त्रिभुज बनाए तो इसका जो कर्ण होगा ये क्या होगा, ये कर्ण होता है। अच्छा, आपको त्रिभुजों के बारे में पता है? पहले आइए हम लोग त्रिभुज ही देख लेते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बताइए? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे ये इस तरह से अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिना समकोण त्रिभुज के बारे में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक कोण, कोई भी एक कोण, किसी त्रिभुज का कोई भी एक कोण अगर समकोण है तो वह हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब यह समकोण त्रिभुज है तो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण कही जाती है। क्या कही जाती है? कर्ण, इसका नाम रखा गया है। और अगर ये थीटा है, अगर ये कोण है तो ये भुजा आधार कही जाएगी। क्या कही जाएगी? आधार। और ये थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या कही जाएगी? लंब कही जाती है। क्या कही जाती है? लंब कही जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा के साथ वाली भुजा आधार। ये आधार और लंब तो किसी और अन्य त्रिभुज में भी हो सकते हैं। कोई और भी त्रिभुज है। त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं, 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। ठीक है, हम लोग जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। यहाँ आप लोग थोड़ा सा केवल समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा देख लीजिए। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के साथ वाली भुजा आधार और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर आधारित एक प्रमेय है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज की इन भुजाओं पर आधारित एक प्रमेय है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए इसको। पाइथागोरियन थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहे हैं ये? पाइथागोरस ने यह कहा कि किसी समकोण त्रिभुज, क्या कहा उसने? कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के या योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है। फिर देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज के में या के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ओके, अर्थात उन्होंने कहा, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, क्या बोलेंगे? देखिए ये जो मैंने अभी 2 लाइन लिखा, ये 2 लाइन आप रटोगे तो भूल जाओगे, यहीं से आपको याद करना है। ठीक है,
यहीं से आपको याद करना है। देखिए, कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने भुजा होती है वही कर्ण होती है, ठीक है। और कर्ण जो होती है वो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ओके, कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें जो कर्ण होगा अर्थात 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो वही बोला गया कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है। फिर क्या, शेष दो भुजाएं, बची कौन दो भुजाएं, लंब और आधार। शेष दो भुजाओं के वर्गों, देखो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के योगफल, देखो प्लस है, योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है कौन, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। फिर से देखिए, यहाँ बोलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बात समझ आ गया? इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहीं से देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ओके, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ओके, इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। ओके, जब त्रिभुज चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो ये फार्मूला कैसे बना है, इसका निगमन कैसे है, वहां पर आपको बताया जाएगा। ओके, फिलहाल इतना आप लिखना है, ये चित्र बनाना है और ये आपको लिख लेना है। इसका यहाँ पर यूज करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर। अब देखिए, इसी √5 को हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं कि इस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग के रूप में हो जाए, ठीक है। 2 कर दिया जाए और किसी एक को 1 कर दिया जाए तो ये इसका वर्ग है और इसका भी वर्ग कितना होगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग। अब हम लोग जानते हैं जब इधर का वर्ग हटाएंगे उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट लग जाएगा भाई। x² बराबर अगर a है, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या जाता है, प्लस माइनस रूट लग जाएगा a। इधर का वर्ग उधर जाएगा तो रूट बन जाता है। ओके, और इसी तरह अगर इधर का रूट अगर हटाएंगे इधर लाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहा है ना? जैसे इधर कोई संख्या प्लस में होती है उधर ले जाते तो माइनस में, इधर कोई संख्या गुणा में उधर ले जाएंगे तो भाग में, ठीक उसी तरह स्क्वायर का भी होता है। इधर अगर स्क्वायर है उधर ले जाएंगे तो रूट लग जाता है, और इधर अगर रूट है और इसको रूट को इधर लाना है तो इधर वर्ग बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि अब यहाँ भी कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण वाला इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √5, ये हमारा ये √5 बन गया, ठीक है। ये √5 हमारा बना, यानी जिसको हमको संख्या रेखा पर लेना है, अर्थात संख्या रेखा पर जिसको हमको निरूपित करना है उसको समकोण त्रिभुज का कर्ण बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज का कर्ण, जिसको भी, अब ये √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है √5, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पूर्णांक तो है नहीं, पूर्णांक 5 होता तो 1 2 3 4 आगे 5 रख देते, यहाँ है भैया 5, इस संख्या रेखा पर 5 का स्थान यहाँ है, लेकिन √5 है। √5 जो है इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा ये।
अब 2 और 3 के बीच में वो कौन सा पॉइंट है जहां है फिक्स पॉइंट, निश्चित पॉइंट, वो निश्चित स्थान रोड 5 का 2 और 3 के बीच में तो होगा, ये तय है, पक्का है, लेकिन वह 2 और 3 के बीच में वो स्थान कौन सा है, वो पॉइंट कौन है, ये आपको एक्यूरेट पता करना है। तो इसको हम लोग इस तरह से पहले कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस रूट यानी 5 को क्या करते हैं 4 + 1 के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और फिर इधर ये क्या है 2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस ये 1 का वर्ग होगा। बोलिए, बोलो भाई, इधर 5 2 दूना 4 1 5 होगा। अब इसी रूप में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब अगर इधर भी अगर हमको इसको वर्ग करना हो तो क्या कर सकते हैं, ये इसका ऐसे वर्ग कर दें, रूट लगा के वर्ग कर दें तो यही बन जाएगा। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए जैसे x है, हम इसके ऊपर वर्ग करना चाहते, वर्ग है नहीं करना चाहते हैं, तो रूट लगा के वर्ग कर दो, लो हो जाएगा। ओके, इस तरह से। अब चलिए, यानी हम 1 2 लेंगे और दूसरे को 1 लेंगे, तो यहां से 0 से गिनेंगे 1 2, यानी यहां पर इसको लेंगे 2। ठीक है, और फिर मान लेते हैं ये आधार है और ये लंब, लंब को लंब मतलब परपेंडी होना चाहिए, इस पर हम लेते हैं 1 खाना। अब 1 खाना मतलब कितना, ये देखिए ये 2 है, 1 खाना 5 सेंटीमीटर लिया गया है, तो यहाँ 2 खाना है, ये 2 संख्या है, तो 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 1 और 1 2 10 सेंटीमीटर पे हुआ। अब इधर 1 है तो 1 ये लंब इस पर लेंगे, लेकिन कितना रहेगा 5 रहेगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर बराबर 1 खाना। ओके, इस तरह से 1 सेंटीमीटर हमने इसको लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2, यानी 2 नंबर। ओके, 2 नंबर का मतलब 10 सेंटीमीटर, ये 1 खाना यानी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करिए, यानी यहाँ 90 डिग्री बना, समकोण त्रिभुज बना। अब क्या करिए, इसको आप मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब ये आपका ओ पी क्यू ले लेते हैं, ओ पी क्यू। अब देखिए, अब यहाँ पर हम ओपी निकाल लेते हैं, क्या करते हैं ओपी निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पर लिया गया ओपी बराबर लिया गया 2 इकाई या 2 खाने। ठीक है, 2 इकाई, और पी क्यू बराबर लिया गया कितना 1। तो अब आप बताइए त्रिभुज ओ पी क्यू में कैसा त्रिभुज है, समकोण है, तो समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में ये ओपी, ओपी का वर्ग, ओपी यानी क्या है कर्ण है, ओपी यानी कर्ण है, अभी बताया गया था आपको। ओपी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, सॉरी ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर, यानी ये क्या है आप सोचो कर्ण है, और ये आधार ले लो और ये लंब ले लेते हैं, तो हो जाएगा ओपी का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ दो तो ओपी के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। अच्छा, अब ये आया
ओपी कितना लिया गया, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये 2 दूना 4 प्लस 1 और ये 5, ये किसके बराबर आया, ओ क्यू के स्क्वायर के। ये ओ क्यू जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करने लग जाएगा, ठीक है। अब ओ क्यू जब ये आ जाता है, ओ क्यू बराबर आ गया हमारा √5। अब क्या करिए, प्रकार उठाइए आप। आइए हम लोग देखते हैं इस ओपी का मान आ चुका है, ओ क्यू का मान आ चुका है। इस ओ क्यू यहाँ पर ओ क्यू को त्रिज्या लेकर के क्या करते हैं, प्रकार की सहायता से, इस प्रकार की सहायता से ओ क्यू की दूरी लेते हैं। ओ को केंद्र मानेंगे और ओपी दूरी लेकर के, ठीक है। ओ को केंद्र मानकर ओपी दूरी लेकर के स्लिप कर जा रहा है, चिकना है ऊपर। तो यहाँ पर ये ओ को केंद्र मानकर और इधर देखिए, ये ओ को केंद्र मानकर और ये ओ क्यू त्रिज्या लेकर के इसको ऐसे डालते हैं। तो ऐसे आता है, ये कम समझ में आ रहा है, देखिए। यानी ये यहां से कुछ आता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर यानी ओ को केंद्र मानकर ओपी त्रिज्या लेकर के क्या करते हैं, एक ऐसे लाते हैं नंबर लाइन पर, और जहां पर यह बिंदु क्या कर ले, स्पर्श कर दे, यहाँ पर ये ले लेते हैं बिंदु ए। यानी यह बिंदु ए जहां पर ये आके चाप काटा, चाप इसको बोलते हैं। ओ को केंद्र मानकर ओ की त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाते हैं। वह चाप इस संख्या रेखा पर जहां पर प्रतिच्छेद करता है, यही बिंदु क्या है, √5 को दर्शाता है, ठीक है। यही बिंदु √5 को दर्शाता है, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह कॉपी में बनाइएगा और ये चित्र बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, एकदम। यानी √5 का जो फिक्स है, आप देखिए मैंने कहा था कि 2 और 3 के बीच में बनेगा। देखिए 2 यहाँ है और 3 यहाँ, 2 और 3 के बीच में यहाँ पर है, ओके। तो इस तरह से, तो इसको हम लोग पहले ये ऐसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। देखो ओपी क्या है, ये है, यानी ये संख्या रेखा पर 2 इकाई, या इसको हम लोग बोल देते हैं 2 मात्रक। यहाँ क्या लिए हैं, ये 2 मात्रक है ना, ये लिया गया है संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर लिया गया, संख्या रेखा पर लिया गया। ओपी बराबर 2 मात्रक और पी क्यू बराबर 1 मात्रक, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में ये हमने लगाया। ये है क्या, ये है, आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है, इसका यूज करके हम लोगों ने क्या किया, ओ क्यू फाइंड किया। अब ओ क्यू को त्रिज्या लेकर के ओ को केंद्र मान करके लिख देते हैं। अतः ओ को केंद्र मान करके, ओ को केंद्र मानकर ओ क्यू त्रिज्या लेकर, ओ क्यू त्रिज्या लेकर ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर ओ की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा पर बिंदु ए पर
काटता है, ए पर काटता है। यही बिंदु अभीष्ट रोड 5 है। यही बिंदु अभीष्ट रोड 5 है। ठीक है, इस तरह से इतना हम लोग क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग बस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपने से करिएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक और होमवर्क दे रहा हूँ। उदाहरण नंबर 3 और 4 आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 व 4 आपको करना है, इसी पर आधारित है। ठीक है, आप इसको करिएगा, फिर उदाहरण नंबर 3 और 4 भी कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत समझ में आएगी तो फिर बताइएगा। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।